ट्रीटमेंट चैप्टर 2 कर रहे थे, वहां से कहानी आगे बढ़ाई जाए। चैप्टर 2 वाटर ट्रीटमेंट कल हमने चालू किया था। हमें चैप्टर 1 के थ्रू ये पता चल गया था कि नदी से कितनी क्वांटिटी का पानी हमें इनटेक उठाना है कि शहर की पूरी पॉपुलेशन को हम पानी प्रॉपरली सप्लाई कर पाए। साथ ही साथ उसमें क्या फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसकी बात की थी। उनको अटेन करने के लिए अब चैप्टर 2 में हमने ट्रीटमेंट चालू किया। चैप्टर 2 में ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग चेंबर से पानी को पास किया। स्क्रीनिंग चेंबर में कोर्स स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, फाइन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए हमने पानी में से बल्की मैटर को रिमूव किया जिनका वॉल्यूम ज्यादा था। पॉलीथीन्स, फूड के रैपर्स, प्लैंक्टन्स, एल्गे, लीव्स, ब्रांचेस, डेड बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल स्किन, ये सारी चीजें हमने स्क्रीनिंग चेंबर से रिमूव की। हेड लॉस इन स्क्रीनिंग चेंबर इज गिवन बाय 0.0729 वीएस स्क्वायर माइनस वीआई स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। स्क्रीन को इंक्लाइन प्लेस करते हैं तकरीबन 60 डिग्री का एंगल पे ताकि रेकिंग का प्रोसेस सिंपल हो पाए, क्लीनिंग आसान हो, एडीज कम से कम बने और हेड लॉस को रिड्यूस किया जा सके। स्क्रीनिंग के बाद हमने पानी में एरेशन किया। एरेशन करने के नेचुरल मींस भी होते हैं और आर्टिफिशियल मैकेनिकल मींस भी होते हैं। ग्रेविटी एरेशन हमने समझा क्या होता है। एल्गे भी पानी में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करता है, ये बात हमने जानी। मैकेनिकल एरेशन के अलग अलग मेथड समझे हमने। कैस्केड एरेशन क्या होता है, फाउंटेन एरेशन या स्प्रे नोजल एरेशन क्या होता है, डिफ्यूज्ड एरेशन क्या होता है, ये सारी बातें हमने की। एरेशन से क्या क्या फायदे मिले वापस से बात करते हैं। एरेशन से फायदे मिले हमें कि जब हम एरेशन करते हैं तो पानी में डिसॉल्व, गौर से मेरी बात को सुनिएगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरेशन। एरेशन करने से व्हेन वी फोर्स इन ऑक्सीजन, फाउल गैसेस आर फोर्स्ड आउट। ऑक्सीजन को जब हम फोर्स इन करते हैं, फाउल गैसेस फोर्स आउट हो जाते हैं, पानी का ओडर इंप्रूव होता है। पानी में जब हम ऑक्सीजन को फोर्स इन करते हैं, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। कम से कम 4 मिलीग्राम प्रति लीटर का पानी चाहिए एक्वेटिक, 4 मिलीग्राम पर लीटर का डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में मौजूद होना चाहिए एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए। ये बात हमने जानी। एरेशन करने से आयरन और मैग्नीज का रिमूवल होता है। कलर, ओडर और टेस्ट में भी इंप्रूवमेंट आता है। ये बातें हमने जानी थी कल तक। फिर हमने सेडिमेंटेशन चालू किया। सेडिमेंटेशन में सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज पर स्टोक्स लॉ इज गिवन बाय रो जीडी स्क्वायर g - 1 अपॉन 18 म्यू। टाइप ऑफ सेटलिंग हमने जानी। टाइप 1 डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, टाइप 2 फ्लक्युलेंट सेटलिंग, टाइप 3 जोन या हिंडर्ड सेटलिंग, टाइप 4 कंप्रेशन सेटलिंग, यहां तक बात की। फिर एक सेडिमेंटेशन टैंक रेक्टेंगुलर हो सकता है, कंटीन्यूअस टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की बात करें। फिक्स टाइप सेडिमेंटेशन टैंक जिसे क्विसेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, वो तो ऑब्सोलीट हो गया, अब इस्तेमाल नहीं होता। कंटीन्यूअस टाइप सेडिमेंटेशन टैंक जिसमें कंटीन्यूअसली पानी आ रहा है, 4 घंटे में निकल रहा है, उसमें रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक और सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं। रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के हमने फॉर्मूले समझे कि बाबा फ्लो थ्रू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला वॉल्यूम बाय टाइम होता है, एफिशिएंसी Vs/V0 * 100 होता है। इस पे एक न्यूमेरिकल कल हमने किया था। यहां से हमें गाड़ी बढ़ानी है अब दोस्तों, स्पीड में आगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी आपको दी हुई है। Population of city has been given to you as 5 lakhs. Per capita demand दिया है आपको 200 LPCD। इसके बाद अगला डेटा आपको दिया हुआ है डाया ऑफ पार्टिकल 0.03 mm, 3.5 ले लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है पार्टिकल की 2.5। विस्कोसिटी दी है पानी की, विस्कोसिटी हैज बीन गिवन टू यू एज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद आपको लेंथ इज टू विड्थ रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक ये दिया है आपको 3:1। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ टैंक इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल पार्टिकल्स। सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मिनट है, स्पीड में सॉल्व करें। मिनट है, स्पीड में सॉल्व करना चालू करें। देखते हैं कौन सबसे पहले सबसे सही आंसर देता है।
चलिए आप सॉल्व करते रहिए, आंसर दीजिएगा, मैं भी स्टार्ट करता हूँ पैरेलल में। सबसे पहले डिस्चार्ज निकाला जाए, सप्लाई कितना करना है पब्लिक को, लेट्स फाइंड दैट। एक आदमी कितना पानी मांग रहा है, एक आदमी 200 लीटर एक आदमी प्रतिदिन मांग रहा है, 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे इज द डिमांड। एक आदमी इतना पानी मांग रहा है, कितने आदमी है भाई, 5 लाख आदमी है, टोटल इतना पानी हमें दिन भर में ट्रीट करना है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे, यानी कि 100 mld 100 मिलियन लीटर का पानी डेली हमें ट्रीट करना है, तब जाके पब्लिक का पूरा वाटर डिमांड फुलफिल हो पाएगा। आप में से कुछ लोगों ने 200 में 1.8 मल्टीप्लाई कर दिया। बाबा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था अज्यूम मैक्सिमम डेली सप्लाई, पिछले क्वेश्चन में साफ शब्दों में बोला था कि मैक्सिमम डेली सप्लाई को लेते हुए काम करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है क्या कि अज्यूम मैक्सिमम डेली सप्लाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। कोई भी डेटा आप अपने आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, खुद से नहीं ले सकते। क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम डेली सप्लाई 1.8 लेना है, नहीं बोला नहीं लेना है, एज सिंपल एज दैट। तो 100 mld का पानी हमें पब्लिक को सप्लाई करना है, उसके पहले सेडिमेंटेशन टैंक से उसको ट्रीट करना है। अच्छा भाई, हमें लेंथ इज टू विड्थ रेशियो दिया हुआ है और लेंथ मांगा है। मांगा क्या है? लेंथ मांगा है। तो हम सरफेस एरिया निकालते, कल के क्वेश्चन की तरह सरफेस एरिया निकालते। सरफेस एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। सरफेस एरिया मिल जाएगा तो लेंथ भी मिल जाएगी और विड्थ भी मिल जाएगा। सरफेस एरिया किस फॉर्मूले में आता है? डिस्चार्ज अपॉन वी नॉट के फॉर्मूले में आता है। वी नॉट किस फॉर्मूले में आता है? एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आता है, वीएस बाय वी नॉट इनटू 100। वीएस सबसे पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जाहिर सी बात है भाई, उसका तो डेटा भी दिया हुआ है, क्लियरली देख के समझ आ रहा है कि ये डेटा किसका दिया हुआ है? सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का दिया हुआ है। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी डी स्क्वायर जी माइनस 1 अपॉन 18 टाइम्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। परंतु आज क्वेश्चन में विस्कोसिटी कैसी दी हुई है? डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? रफ में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, रफ में अगर हम देखें तो भाई डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी को केजी मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं, इसी को केजी पर मीटर सेकंड भी बोलते हैं। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, मास इनटू एक्सेलरेशन की। मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह अगर आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डालोगे तो एक और यूनिट आती है जो है केजी पर मीटर सेकंड। ये दोनों अलग अलग नहीं, सेम यूनिट है। ये दोनों सेम यूनिट होती है, अलग अलग यूनिट नहीं होती। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ही केजी पर मीटर सेकंड भी होता है। परंतु आज हमको जो विस्कोसिटी दी है वो कौन सी विस्कोसिटी है? वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। आज हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है दोस्तों। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिनोटेड बाय न्यू। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ये क्या होती है? डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। यूनिट क्या होता है न्यू का? न्यू का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसी यूनिट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी होती है। तो आप में से कितने लोगों ने काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी थी, ये पहचान लिया, उसके बाद डायनामिक विस्कोसिटी निकाला? कितने लोगों ने काइनेमेटिक विस्कोसिटी को यूज करते हुए डायनामिक विस्कोसिटी निकाला? हाँ जी, कितने लोगों ने काइनेमेटिक विस्कोसिटी? हाँ जी। चलिए, अब आपको वैसा नहीं करना था, बड़े गौर से देखना। इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर रहा हूं। अगर ऊपर से मैंने डेंसिटी गायब की, अगर ऊपर से मैंने डेंसिटी गायब की और यहां लिख दिया तो फॉर्मूले में कुछ अंतर आएगा क्या? डेंसिटी यहां थी, उसको यहां लिख दिया है मैंने, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आया। डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी क्या होता है बाबा? डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? डायरेक्टली काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रूप में आपके पास सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है ना? ऊपर से डेंसिटी गायब हो जाती है, नीचे काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। अब जी आपको दिया हुआ 9.81, हमें पता है, दिया नहीं है, पता है। डाया पार्टिकल का दिया है 0.035 mm। mm कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, है ना, का स्क्वायर। कैपिटल जी कितना दिया हुआ है आपको? 2.5 माइनस 1 होल अपॉन 18 टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है।
सिद्धार्थ की विड्थ लेंथ से ज्यादा आ गई। सिद्धार्थ बिल्कुल गलत है ना सिद्धार्थ, आपकी विड्थ लेंथ से ज्यादा आ गई, बिल्कुल गलत। और 3:1 का रेशियो तो दिख ही नहीं रहा। तो इससे आ रहा है 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आई आपकी वेलोसिटी, है ना भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ऑल पार्टिकल्स हैज टू बी रिमूव्ड। क्वेश्चन में बोला है एज पर क्वेश्चन ऑल पार्टिकल्स हैज टू बी रिमूव्ड। जब सारे पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? सारे पार्टिकल को रिमूव करना है तो एफिशिएंसी को क्या लेंगे भाई? 100%। एफिशिएंसी क्या लेंगे? 100%। एफिशिएंसी क्या होती है? Vs by V0 into 100, Vs by V0 into 100। ये कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है। तो Vs बराबर V0, Vs बराबर V0, मतलब Vs और V0 दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब Vs से हमने V0 निकाल लिया। कभी भी क्वेश्चन में ये दे ऑल पार्टिकल्स हैज टू बी रिमूव्ड, एफिशिएंसी 100% ले लीजिएगा। मान लो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला 80% एफिशिएंसी लो, कुछ बोला ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लो कि 100% एफिशिएंसी लेके काम करना है। कभी क्वेश्चन में उसने बताया ही नहीं कि कितने पार्टिकल निकालने हैं, एफिशिएंसी यू कैन कंसीडर इट टू बी 100%। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब भाई हमें पता है कि ये रफ वाला पोर्शन था। अब हमें पता है सरफेस एरिया कितना होता है। सरफेस एरिया इज गिवन बाय डिस्चार्ज अपॉन V0, डिस्चार्ज अपॉन V0। डिस्चार्ज कितना? 100 ml, 100 × 10⁶ लीटर पर डे। और V0 कितना है बाबा? V0 निकल कर आया 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, -3 मीटर क्यूब। एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 3600 सेकेंड, 60 मिनट 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो इसको वर्कआउट करिए कितना आ रहा है। Therefore surface area is coming out to be how much? This is coming out to be 1157.4, 1157.4 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है। क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ इज टू विड्थ रेशियो कितना है? 3:1, मतलब लंबाई 3 गुना ज्यादा है चौड़ाई से, लेंथ 3 टाइम्स ज्यादा है विड्थ से, या फिर चौड़ाई 3 गुना कम है, 1/3 है लेंथ के, विड्थ इज 1/3 ऑफ लेंथ। विड्थ को क्या लिख सकता हूं? L/3। चौड़ाई 1/3 है लेंथ के, इससे लेंथ मिल जाएगा, 3 वहां मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट कितना आ रहा है भाई? लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 58.925 मीटर। Therefore length is coming out to be 58.925 मीटर। ठीक है भाई। और विड्थ कितना हो जाएगा? उसका 1/3। विड्थ कितना हो जाएगा? उसका 1/3, 19.64 मीटर। ठीक है भाई, ये आपके आंसर हो गए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। देखिए कोई डाउट तो पूछे। भाई विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आप फ्लूमैट में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, है ना।
तो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला रो जी डी स्क्वायर जी माइनस वन अपॉन 18 टाइम्स डायनामिक विस्कोसिटी होता है। ऊपर वाले रो को अगर अपन हटा दे तो नीचे डायरेक्टली काइनेमेटिक विस्कोसिटी डाल सकते हैं। ठीक है, कई लोगों का आंसर सही था, कुछ का आंसर गलत था। जैसे आप लोग जो भी आंसर दीजिए उसको एक बार सोचो। अमर ज्योति ने आंसर दिया है विड्थ 2.5 मीटर, लेंथ 8 मीटर तकरीबन, है ना भाई? इतना छोटा सेडिमेंटेशन टैंक तो नहीं होगा। चलिए गाड़ी बनाते हैं आगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नोट करिए फटाफट। बढ़ो भाई आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। डिस्चार्ज दिया है आपको 250 mld। फिर अगला डेटा आपको दिया है सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट ये मान लीजिए दिया है आपको 30,000 लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर। टू सर्कुलर sedimentation tanks called clarifiers। टू आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का इस्तेमाल करना है। आर टू बी यूज्ड। फाइंड डाया ऑफ ईच टैंक। ऐसा क्वेश्चन होगा, व्हाट विल यू डू गाइस? चलिए, अगर क्वेश्चन ऐसा होगा व्हाट विल यू डू, कि भाई आपको डिस्चार्ज दिया है, सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया है, दो सर्कुलर आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक्स यानी क्लैरिफायर्स दिए हुए हैं, है ना? तो आपको प्रत्येक टैंक का डायामीटर निकालना है कि भाई एक टैंक का कितना डाया होगा। निकालिए। पीटी मतलब रंजन कुमार, पीटी का क्या मतलब होता है?
रंजन कुमार मेरे दोस्त, पीटी क्या होता है? एसएससी जे प्री, हाँ बिल्कुल प्री। अच्छा तो पीटी क्यों बोल रहे हो उसको? हाँ जी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर एसएससी जे के क्वेश्चन खोलकर देखिए, सबसे पहला काम यही करो, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ जैसे देखो भाई समझना, इतने लंबे पीछे के जैसे दो क्वेश्चन है, उसमें वो आपको डायरेक्ट डिस्चार्ज दे देगा, वो दो क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ है ना, एक जिसमें डिस्चार्ज निकालना पड़ रहा है। अलग क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पॉपुलेशन दिया, पर कैपिटा डिमांड दिया, डिस्चार्ज बताओ। अलग क्वेश्चन ये भी सेडिमेंटेशन टैंक का होता है, अपन दोनों को मिला के कर लेते। मेंस में डायरेक्ट पूरा आ चुका है, मेंस में पहले दो क्वेश्चन पूरे के पूरे आ चुके हैं डेटा चेंज करके, और प्री में तो पूछता ही पूछता है। प्री में छोटे लेवल का पूछता है, छोटे लेवल का मतलब जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े, डायरेक्ट या तो सेटलिंग वेलोसिटी पूछ लेगा, ये डायरेक्टली आपको प्री में पूछ चुका है, डायरेक्टली प्री में। रंजन कुमार को टफ पड़ रहा है दोस्त। 230 मीटर, सूरज यादव ने आंसर दिया है 230 मीटर। 230 मीटर समझ रहे हो सूरज यादव कितना लंबा होता है? 100 मीटर की रेस भागते लोग, वो सोचो कितना लंबा है, उसको डबल कर दो और उसमें 30 मीटर और जोड़ दो, और ऐसे दो टैंक बनाने पड़ेंगे। अगर कितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाए, और 230 मीटर लंबा टैंक तो शायद भारत में नहीं मिलेगा आपको। 230 मीटर डाया का टैंक, 23 मीटर डाया का टैंक बनाने में पसीने छूट जाते हैं। 230 का 10 गुना कम, 23 मीटर का टैंक बनाने में पसीने छूट जाते हैं, समय लगता है, काफी स्किल्स लगती है। तुम 230 मीटर का टैंक बना दोगे? चलिए देखते हैं भाई, पहला काम क्या करना था आपको, डिस्चार्ज आधा कर दो। भाई डिस्चार्ज 250 ml है, तो डिस्चार्ज आधा कर दो। एक टैंक पे कितना जाएगा? डिस्चार्ज ऑन ईच टैंक, डिस्चार्ज ऑन ईच टैंक, प्रत्येक टैंक पर कितना डिस्चार्ज आएगा? एक टैंक पर डिस्चार्ज आएगा 125 ml का, 125 ml का। अच्छा फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट वी नॉट दिया है आपको 30,000 है ना, लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर अभी पिछले क्वेश्चन तक वी नॉट आपको मीटर पर सेकंड में था, पिछले क्वेश्चन तक वी नॉट आपको मीटर पर सेकंड में था, सर इस बार कौन सी यूनिट आ गई? लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। सेम यूनिट है, अलग यूनिट नहीं है, सेम यूनिट है। मैं कन्वर्ट जरूर कर दिखा रहा हूं, करने की आवश्यकता नहीं है ना, जरूर से, पर मैं इसको एक बार कन्वर्ट कर दिखाना चाहूंगा कि भाई लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, डे को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 3600 सेकंड्स। करना नहीं है पर कर सकते हो, है ना। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब का क्यूब हट गया, मीटर पर सेकंड में आ गया ना, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा वी नॉट आपका। परंतु इस क्वेश्चन में ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको इन शॉर्ट क्या समझाना चाहता हूं कि दिस यूनिट, ये वाली यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो सकती है। ये वी नॉट वही का वही मीटर पर सेकंड में ही है ना, ठीक है। लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। चलिए भाई अब सरफेस एरिया निकालते प्रत्येक टैंक का। नाउ सरफेस एरिया ऑफ ईच टैंक, सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? सरफेस एरिया होता है बाबा डिस्चार्ज बाय वी नॉट। डिस्चार्ज एक टैंक पे कितना डिस्चार्ज आ रहा है? 125 10 की पावर 6 लीटर पर डे का, और वी नॉट प्रत्येक टैंक पे कितना है? 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यूनिट कन्वर्जन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर जाएंगे, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आपको बनना चाहिए। सूरज यादव आप डिस्चार्ज को आधा करो या डिस्चार्ज को पूरा लेके सरफेस एरिया निकालो, उसको आधा करो, दोनों में आंसर 100% सेम आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, आपने कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ की है, उसको आप ढूंढो, है ना। अब आपने क्या गड़बड़ की है मैं यहां से कैसे ढूंढूं दोस्त, है ना। दोनों से आंसर 200% सेम आएगा, 2000% सेम आएगा, 2 करोड़ की शर्त लगाएंगे अपन, ठीक है। सूरज यादव तो 125 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 30,000, ये आ गया 4166.67। एक टैंक का एरिया है ये कितने टैंक का एरिया है? एक टैंक का एरिया है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्चार्ज को आधा कर दिया था, हमने डिस्चार्ज को आधा कर दिया था, ये एक टैंक का एरिया है। या सर्कुलर टैंक का एरिया क्या होगा? सर्कुलर टैंक दोस्तों कुछ ऐसा होगा ना, सर्कुलर टैंक ऐसा होगा, ये उसका सरफेस एरिया। सर्कुलर टैंक का सरफेस एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया कितना होता है? π/4 टाइम्स ऑफ डाया स्क्वायर। जो बच्चा आज पैदा हुआ उसको भी पता है एरिया ऑफ सर्कल π/4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर होता है। नहीं पता है तो गलत हो गया, है ना, पता होना चाहिए। π/4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इज 4166.67।
तो इससे डाया हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना आ रहा है भाई 4166.67 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई, यार इसमें है भी तो यार 72.82 मीटर्स। एक बार चेक करिए, मेरे कैलकुलेटर में पाई गायब हो गया। ठीक है, तो सिद्धार्थ का आंसर गलत है। सूरज, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। नेहा शर्मा इज ऑल्सो रॉन्ग। चलिए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छे से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजीली आपको आपके एसएससी के पेपर में देखने को मिल सकता है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट। कोई डाउट किसी को तो पूछे भाई। नाउ वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर क्लैरिफायर, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक इज गिवन बाय, भाई सर्कुलर टैंक कंप्लीटली सिलेंडर नहीं होता। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता, नीचे एक फ्रस्टम बेस भी होता है ना। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है एक सर्कुलर क्लैरिफायर का, उसको बड़े गौर से देखिएगा। ये होता है डी स्क्वायर 0.011 टाइम्स ऑफ टी प्लस 0.785 टाइम्स ऑफ एच। ठीक है, एक सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर 0.011 डी प्लस 0.785 टाइम्स ऑफ एच, वेयर एच इज हाइट ऑफ टैंक, है ना। क्यों भाई? ये हाइट है मान लीजिए सर्कुलर टैंक की। ये परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता, यहाँ नीचे फ्रस्टम पार्ट भी होता है, यहाँ नीचे फ्रस्टम पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये चूंकि परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता, नीचे हल्का सा इसमें स्लोप होता है फ्रस्टम की तरह, इसलिए इसका सिलेंडर के फॉर्मूले से थोड़ा ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये भी नोट कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक इज गिवन बाय डी स्क्वायर 0.011 डी प्लस 0.785 टाइम्स ऑफ एच। नोट किया आप लोगों ने? मूविंग ऑन, आपने एक डेसिमल कम लिया। ठीक है भाई सिद्धार्थ, तुम 3 डेसिमल ज्यादा ले लो। यहां अपन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा एक्यूरेसी कम रखेंगे। वहां आप लोग 3 डेसिमल तक लीजिएगा आंसर निकालने के लिए चीजों को। 3rd डेसिमल पे राउंड ऑफ करते हुए काम करिएगा हमेशा। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल of dia 0.05 mm settles in a tank in 3 hours, what time will be required for particle
0.025 mm. Both has same specific gravity. दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? सेम, इक्वल टू 2.4. दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है 2.4. ठीक है भाई, सॉल्व करिए इसको. बहुत ही सिंपल छोटे बच्चों का क्वेश्चन है. KG1 KG2 का बच्चा इस क्वेश्चन को देख के रोने लगता है कि इतना सिंपल मैं करूंगा. देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं. ठीक है, व्योम मिश्रा ने लगाया तुक्का. व्योम मिश्रा ने बोला सेम टाइम लगेगा. बिल्कुल गलत व्योम मिश्रा. ऑप्शन में नहीं था. आपका इतना खराब आंसर है कि उन्होंने ऑप्शन में डालना भी जरूरी नहीं समझा उसको. शौर्य ने बोला 15 घंटे लगेंगे. चलिए देखते हैं भाई शौर्य सही है कि गलत है. लग गलत रहे हैं. देखना भाई, सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो GD स्क्वायर G माइनस 1 अपॉन 18 टाइम्स ऑफ म्यू. तो भाई जिसका डाया व्योम जितना ज्यादा होगा उसका सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी. भाई जिसका डाया जितना ज्यादा होगा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी. तो 0.05 mm वाले की सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी सेटल करेगा. तो दूसरा वाला धीरे सेटल करेगा, समय ज्यादा लगेगा. तो सेम टाइम तो लग ही नहीं सकता. ये बात तो एकदम ही गलत हो गई है ना भाई. अच्छा, उसके बाद संकेत और जपनीत सिंह की बात करते हैं. ठीक है, तुम लोग का ऑप्शन भी नहीं था. ऑप्शन में ही नहीं था. 1.5 घंटा. बाबा बड़ा डायामीटर को जब 3 घंटा लगा है, बड़े डायामीटर को 3 घंटा लगा है, छोटे डायामीटर को 3 घंटे से तो ज्यादा ही समय लगेगा ना भाई. हाँ देखो, एग्जाम में जीवन में एक चीज हमेशा आपको लेके चलना. कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाना. घर पे छोड़ के एग्जाम देने के कोई काम नहीं होगा. उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड. उससे इंपॉर्टेंट क्या? माइंड लेके जरूर से जाना. ठीक है भाई, तुम लोग बिल्कुल खराब बातें कर रहे हो अभी, है ना. एक ने बोल दिया सेम टाइम, एक ने 1.5 घंटे बता दिया. 2 लोगों ने, वो तो हो ही नहीं सकता. अच्छा, अब मान लो ये टैंक है. टैंक का कुछ डेप्थ होगा. टैंक का डेप्थ है मान लो D या H, कुछ भी मान सकते हो. भाई कोई पार्टिकल यहां से सेटल होना चालू हुआ है मान लो, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है d बाई टी. डिस्टेंस बाई टाइम होती है ना वेलोसिटी. तो पहले वाले की साइक्लिंग वेलोसिटी मान लो है vs1 और दूसरे की साइक्लिंग वेलोसिटी है vs2. तो साइक्लिंग वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल vs1 किसका है? 0.05 mm वाले का. और vs2 किसका है? दूसरे वाले का. vs2 ये दूसरे वाले का हो जाएगा रो जी d2 स्क्वायर. ये d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, दोनों का डाया अलग अलग है. दोनों को डिवाइड कर देता हूं. दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो बाबा रो जी सेम है, 18 म्यू सेम है. दोनों का कैपिटल G भी सेम है, तो G माइनस 1 भी कट गया. तो फर्स्ट की वेलोसिटी इस टू सेकंड की वेलोसिटी पहले के डाया का स्क्वायर दूसरे के डाया का स्क्वायर, d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर. वेलोसिटी क्या होती है? इसको d नहीं h ले लेते हैं. इसको क्या ले लेते हैं? हाइट h ले लेते हैं. हाइट को h मान लेता हूं.
वेलोसिटी क्या होती है भाई, हाइट बाय टाइम, h बाय t1 इज टू h बाय t2। भाई दोनों को तो सेम ही हाइट तय करनी है ना, टाइम की डेप्थ तो कांस्टेंट है, टाइम की डेप्थ दोनों केस में h है, एक को टाइम t1 लगेगा, एक को टाइम t2 लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर, दोनों में हाइट तो सेम है, तो t2 बाय t1 इक्वल्स d1 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर 0.025 का स्क्वायर। पहले वाले को टाइम कितना लगा था, t2 बाई t1 पहले वाले को लगे थे 3 घंटे 3 आवर्स, 0.05 का स्क्वायर 0.025 का स्क्वायर, तो t2 कितना आ रहा है भाई बताओ जरा, t2 कितना आ रहा है, .05 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.025 का स्क्वायर इनटू 3, दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 आवर्स, आंसर इज 12 आवर्स। दूसरे वाले को 12 घंटे लगेंगे। क्लियर है मेरा बात, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, आप शायद पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको टफ लग रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, KG1 का बच्चा भी इस क्वेश्चन को करने के पहले ईगो पे ले लेगा, क्यों करूं, ठीक है। क्या दिया था भाई, इस डाया का पार्टिकल 3 घंटे में सेटल होता है, इस डाया का पार्टिकल कितने घंटे में सेटल होगा, तो दोनों की वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया, तो वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है d स्क्वायर के, vs1 by vs2 d1 स्क्वायर by d2 स्क्वायर। वेलोसिटी बचपन में पढ़ा था डिस्टेंस बाय टाइम, डेप्थ को ट्रैवल करना, हाइट ट्रैवल करनी है टाइम की, तो हाइट बाय t1 हाइट बाय t2, हाइट तो सेम है टाइम की, t2 बाय t1 d1 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर, वैल्यू डाल दी भाई, आ गया आंसर। क्लियर है मेरा बात, मैं होता आपकी जगह पे मैं डायरेक्टली यहां से चालू करता। चलिए नोट कर लीजिए, कोई डाउट तो पूछो। सर कल के लास्ट क्वेश्चन जिसमें पॉपुलेशन गिवन थी, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना था, क्या उसमें कुचलिंग्स फार्मूला से डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं? मार दो मुझे यार राहुल राज, आज फॉर्म में हो बेटा तुम लोग, मार दो मुझे राहुल, मुझे जीने का हक बचा नहीं है बाबा। डिस्चार्ज ऑफ सप्लाई कुचलिंग्स फार्मूला से निकाल दोगे तुम, पॉपुलेशन दिया है, पर कैपिटा डिमांड दिया है, डिस्चार्ज मांगा है सप्लाई का, मल्टीप्लाई कर निकालेंगे। तुम कुचलिंग्स फार्मूला से सिटी को कितना डिस्चार्ज देना है सप्लाई का वो निकाल दो बाबा। कुचलिंग्स फार्मूला से फायर डिमांड निकालते, आग बुझाने के लिए कितना पानी चाहिए वो निकालते कुचलिंग्स फार्मूला से। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ राहुल, ऐसे कैसे चलेगा दोस्त। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछो ना तो थोड़ा सोचिए पूछो, खुद का आपका सर्वे होना चाहिए उसके पीछे, है ना। कुचलिंग्स फार्मूला से फायर डिमांड निकालते हैं, तुम शहर की सप्लाई कैसे निकाल लोगे। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, तुम लोग डाउट मत पूछो, आज छोड़ दो डाउट, आज फॉर्म में हो तुम लोग। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते आगे बढ़ेंगे, बाद में लगा और क्वेश्चन करना है तो और भी कर लेंगे। क्वेश्चन है फ्लो थ्रू वेलोसिटी, फ्लो थ्रू वेलोसिटी दी है आपको 0.3 मीटर पर मिनट, डिटेंशन टाइम दिया है आपको 3 आवर्स, फ्री बोट टू बी प्रोवाइडेड, फाइंड लेंथ ऑफ टैंक, फाइंड लेंथ ऑफ टैंक। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है आपको ये। कोई बात नहीं राहुल, चलता है, दुखी नहीं होने का।
थ्रू वेलोसिटी क्या होती है? फ्लो थ्रू वेलोसिटी vh होती है, दैट इज लेंथ बाय टाइम। अब लेंथ क्या हो जाएगा? फ्लो थ्रू वेलोसिटी इनटू टाइम। vh दिया हुआ है 0.3 मीटर पर मिनट और टाइम दिया हुआ है आपको 3 आवर्स। 3 आवर्स भाई, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 0.3 इंटू 3 इंटू 60, व्हाट वुड बी दैट? कितना हो जाएगा भाई? 54 मीटर्स। आंसर इज 54 मीटर्स। बड़ा सिंपल सा हो गया ये क्वेश्चन, है ना भाई? नोट कर लीजिए इसको भी स्पीड में। अब भाई ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि से फॉर एग्जांपल आपको सेटलिंग वेलोसिटी निकालने को मिल गया, डाया दिया है पार्टिकल का, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, सेटलिंग वेलोसिटी निकाला, साथ ही साथ डिस्चार्ज दिया है, लेंथ विड्थ दिया है, उनके बेसिस पे आपने सरफेस ओवरफ्लो रेट निकाला और क्वेश्चन में परसेंटेज पार्टिकल रिमूवल मांग लिया, एफिशिएंसी मांग लिया। तो क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ बड़ा अंतर नहीं है, उसको भी आप कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है ना भाई? कि आपको डिस्चार्ज दे दिया है, लेंथ और विड्थ दे दिया है, सरफेस एरिया दे दिया है, तो उससे आप v0 निकाल लोगे। सेटलिंग वेलोसिटी के डेटा से आप सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लोगे, एफिशिएंसी मांग लेगा, vs by v0 into 100 से निकाल लेंगे। स्पीड में एक कर ही लेते हैं, है ना? कोई संदेह छोड़ते ही नहीं है। एक स्पीड में क्वेश्चन करिएगा, डिस्चार्ज दिया है आपको, डिस्चार्ज दिया है 120 ml, लेंथ इज टू विड्थ रेशियो दिया है 3.5:1, विड्थ ऑफ टैंक दी है, विड्थ ऑफ टैंक आपको दिया हुआ है 15 मीटर्स, ठीक है यार? 10 मीटर ले लो, 10 मीटर्स 12 कर लो। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है डाया ऑफ पार्टिकल, डाया ऑफ पार्टिकल 0.0325 mm, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4। इसके अलावा आपको अगला दिया है पैरामीटर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दी है आपको 10⁻³ kg per meter second। फाइंड परसेंटेज पार्टिकल रिमूवल। क्वेश्चन क्या है? फाइंड, स्पीड में निकालिएगा, स्पीड में निकालिएगा। सेटलिंग वेलोसिटी तो आप ही को निकालनी है, मैं नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट आपसे आंसर पूछूंगा। स्पीड में निकालिए।
चलिए मैं बताता हूं, फटाफट आंसर दीजिएगा, है ना, थोड़ा स्लो कर रहे हैं आप लोग सॉल्व क्वेश्चन को। भाई आपने सबसे पहले सोचा परसेंटेज पार्टिकल रिमूवल निकालना है, यानी कि एफिशिएंसी निकालनी है। परसेंटेज पार्टिकल रिमूवल इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी वीएस बाय वी नॉट इनटू 100। अब वीएस निकालने के लिए ये डेटा दिया हुआ है, सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रो जीडी स्क्वायर जी माइनस 1 अपॉन 18 टाइम्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, 1000 9.81 0.0325 into 10 raised to minus 3 का स्क्वायर 2.4 minus 1 18 टाइम्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी 10 raised to minus 3। वही केजी पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड ये बराबर होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है। न्यूटन मास इनटू एक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप यहां पर डालोगे सेम वैल्यू मिल जाएगी केजी पर मीटर सेकंड। अच्छा तो सेटलिंग वेलोसिटी कितनी आई भाई, 9.81 into 0.0325 का स्क्वायर into 1.4 divided by 18. This is 8.059 into 10 raised to minus 4. 8.059 into 10 raised to power minus 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये सेटलिंग वेलोसिटी हो गई। अब V नॉट, VS तो मिल गया, V नॉट निकालते हैं भाई। V नॉट क्या होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट इज डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। डिस्चार्ज दिया है आपको 120 mld। अब लेंथ 3.5:1 है और विड्थ दिया है 12 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 12, है ना, लंबाई 3.5 गुना ज्यादा है चौड़ाई से, तो 12 इंटू 3.5 दिस इज 42 मीटर। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ 42 इंटू 12 मीटर स्क्वायर, है ना। लीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में। एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 3600 सेकंड्स। मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कट के मीटर पर सेकंड में वी नॉट कितना आ रहा है, वी नॉट इन मीटर पर सेकंड इज कमिंग आउट टू बी 2.75 into 10 raised to minus 3 मीटर पर सेकंड। तो भाई फाइनली एफिशिएंसी कितनी आई दोस्तों, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी Vs by V naught into 100, 8.059 into 10 raised to minus 4, V naught कितना है 2.755, 10 raised to minus 3 into 100। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है, This is coming out to be 29.25%, 29.25% ये आपका आंसर है दोस्तों। तो बड़ी कम एफिशिएंसी है, बहुत कम एफिशिएंसी हो गई। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। स्पीड में नोट करिए, 1 मिनट है आपके पास, देन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब भाई किसी टैंक की एफिशिएंसी क्या बताती है। मान लीजिए अगर टैंक की एफिशिएंसी इफ
ठीक है, नोट, इसी टैंक की एफिशिएंसी 70% है। इससे तर्क क्या निकलता है? इससे तर्क निकलता है कि 70% पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, 70% पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, 70% पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। किसी टैंक की एफिशिएंसी 70% है, मतलब 70% पार्टिकल रिमूव हो जाए। मतलब अगर 100 पार्टिकल पानी में आए, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, टैंक की एफिशिएंसी 70% है, अर्थात अगर 100 पार्टिकल टैंक में अंदर घुसेंगे, 70 सेटल डाउन हो जाएंगे, 30 आगे निकल जाएंगे। 70 सेटल डाउन हो जाएंगे, 30 आगे निकल जाएंगे, पूरे सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर टैंक की एफिशिएंसी 80% है, मतलब जितने भी पार्टिकल आए उसका 80%, अगर 100 आए 80 सेटल होंगे, 1000 आएंगे 800 सेटल होंगे, 10,000 पार्टिकल अंदर आएंगे 8000 सेटल होंगे, जितने भी आएंगे उसके 80% सेटल डाउन हो जाएंगे, बाकी आगे निकल जाएंगे एफ्लुएंट में। अगर एफिशिएंसी 100% है, अगर एफिशिएंसी 100% है, इससे क्या तर्क निकलता है? इससे तर्क निकलता है ऑल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, सारे पार्टिकल्स रिमूव हो गए। मतलब जितने भी पार्टिकल अंदर आए हैं वो सबके सब रिमूव हो गए हैं, वो सबके सब रिमूव हो गए हैं। अगर एफिशिएंसी मान लो 200% है, इससे क्या तर्क निकलेगा? अगर एफिशिएंसी 200% है तो क्या ये बोल दोगे कि 10 पार्टिकल अंदर आए थे, 20 सेटल डाउन करवा दिए, 10 मेहमान घर आए थे, तुमने 20 को खाना खिला दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। एफिशिएंसी अगर ग्रेटर देन 100 है, ऐसा तो नहीं होगा जितने पार्टिकल आए आपने डबल सेटल डाउन करवा दिए, नहीं। अगर एफिशिएंसी 200% है तो इससे तर्क सिर्फ ये निकलेगा कि सारे पार्टिकल अभी भी निकले, ऑल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, हाँ स्पीड में निकले, विद अ फास्टर रेट, विद फास्टर रेट, स्पीड में निकले, मतलब लेस टाइम में निकले। तुमने जितना समय दिया है टैंक में वो ज्यादा दिया है, पार्टिकल सेटल डाउन हो गए 2 घंटे में, तुमने 4 घंटे का समय दे दिया। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए इसको। पवन राठौर, स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? कोई ऐसा ऑप्शन तो मेरे लैपटॉप में नहीं दिख रहा है, ना पीसी में दिख रहा है। कोई बाकी किसी को स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या? बताए जरा। पवन, संदीप बता रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, मतलब बाकी सबको कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ आपके एंड में प्रॉब्लम है। पवन, कोई सा मेन्यू खुल गया होगा, उसको बंद कर दो। हाँ काजल, अगर एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब पार्टिकल की साइक्लिंग वेलोसिटी ज्यादा है सरफेस ओवरफ्लो रेट के कंपैरिजन में। चलिए अब गाड़ी बढ़ाएंगे आगे। settling velocity Vs is given by rho GD square G minus 1 upon 18 times of dynamic viscosity. As viscosity depends on temperature also, this expression Vs can also be given as भाई, चूंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, साइक्लिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला आप टेम्परेचर के रूप में भी दे सकते हैं, वेयर T इज टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर है ना। 418 G माइनस 1 डी स्क्वायर 3T प्लस 70/100, 3T प्लस 70/100, जिसमें T क्या है आपका? T आपका टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर की बात हो रही होगी भाई?
पानी के टेम्परेचर की, किसमें? डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। किसमें तापमान है? डिग्री सेल्सियस में। किसका तापमान? पानी का तापमान। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। जब एक और फॉर्मूला है, इसको तो याद करो आप, कोई इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद कर लो कि भाई साइक्लिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी है। विस्कोसिटी की जगह आप टेम्परेचर यूज कर सकते, काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस हमें जानने हैं। डिजाइन स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है? स्पीड में लिखते जाओ, अभी टाइम मत लगाइएगा। Now we need to write down the design specifications for a sedimentation tank. देखो, प्रेमदत्त ने पूछा सर एफिशिएंसी 100% से ज्यादा हो सकती है क्या? प्रेमदत्त जी को लग रहा है भाई कोई मैकेनिकल मशीन नहीं है कि एफिशिएंसी 100 नहीं हो सकती, है ना? कोई मैकेनिकल मशीन नहीं है कि एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी है जो आपके कंट्रोल में है कि नहीं, चलो देखते हैं भाई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी होती है Vs by V0 into 100, रो जी डी स्क्वायर जी माइनस 1 अपॉन 18 म्यू, और V0 क्या होता है? डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इसमें से क्या अपने कंट्रोल में है? लेट्स सी टू दैट। सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, सब मेरी तरफ देखिए भाई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है Vs by V0 into 100। Vs का फॉर्मूला लिख दिया, V0 का फॉर्मूला लिख दिया into 100। अब देखते हैं क्या क्या अपने कंट्रोल में है और क्या क्या बातें आपके हाथ में नहीं है। क्या पानी की डेंसिटी, नदी में जो पानी है उसका डेंसिटी तुम चेंज कर सकते हो क्या? नदी में पानी की डेंसिटी 1000 से 1100 कर सकते हो क्या? कोई नहीं कर सकता। क्या आप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चेंज कर दोगे? इतने स्ट्रांग हो तुम लोग कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 से 8.91 कर दिया? नहीं, नहीं कर सकते। क्या नदी में पाए जाने वाले पार्टिकल्स का डाया तुम चेंज कर सकते हो? नदी में भिन्न भिन्न प्रकार के पार्टिकल्स है, डायामीटर अलग 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 है। क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि नदी में पाए जाने वाले पार्टिकल्स का डाया चेंज कर दिया तुमने? नहीं, ऐसी सुपर पावर अभी तक तो नहीं है आप लोगों के पास। क्या नदी में पाए जाने वाले पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। क्या पानी की विस्कोसिटी बदल दोगे तुम लोग? नहीं बदल सकते। एक के दिमाग में आ रहा है सर टेम्परेचर बढ़ा के विस्कोसिटी बदल सकते हैं सर, सर तापमान बढ़ा देंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, कर सकते हैं सर। क्या नदी को उबाल दोगे तुम? नदी के पानी को उबालने की शक्ति रखते हैं क्या अपन? नहीं, नदी के पानी की विस्कोसिटी नहीं बदल सकते। आप बोलोगे सर उसमें से 1 लीटर पानी निकाल के उसको उबाल के मैं उसकी, बिल्कुल कर सकते हैं ना भाई। अपन लार्जर स्केल में बात कर रहे हैं सप्लाई के लिए, क्लियर है मेरा बात? तो नदी के पानी की विस्कोसिटी तुम नहीं बदल सकते, इसमें से कोई भी पैरामीटर आप नहीं बदल सकते। Vs आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। Vs कांट बी कंट्रोल्ड बाय अस। इसको नोट मत करना, बस मैं लिख दे रहा हूं। Vs तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन नेचर। वो किस पे डिपेंड करता है? कुदरत पर, प्रकृति पर। डिपेंड्स ऑन नेचर, वो प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 है, पानी 1000 है। प्रकृति पे निर्भर करता है पार्टिकल का डाया, कौन सी सॉइल क्षरण होकर इरोड होकर आई होगी यहाँ पे, वो प्रकृति पे डिपेंड करता है, अपन पे नहीं करता। ठीक है, क्या आप डिस्चार्ज कंट्रोल कर सकते हो? मेरा आपसे सवाल है, क्या आप डिस्चार्ज कंट्रोल कर सकते हो क्या? ठीक है, आप में से कई लोग सोच रहे हैं हाँ सर डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के डिवाइसेस होते हैं सर, हम वीआर बना देंगे, हम डिस्चार्ज कंट्रोल कर। ये ना उस डिस्चार्ज की बात नहीं हो रही है, ये किसी टाउन में, शहर है, उसमें रहने वाले लोग के सप्लाई की बात हो रही है। क्या तुम टाउनशिप का या सिटी का सप्लाई का डिस्चार्ज बदल दोगे? तुम पर कैपिटा डिमांड चेंज कर सकते हो क्या? क्या आप पर कैपिटा डिमांड चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज। ना पॉपुलेशन आपके हाथ में है, ना उनकी पर कैपिटा डिमांड आपके हाथ में है। डिस्चार्ज ऑफ सप्लाई आप नहीं चेंज कर सकते। 200 mld है, 200 mld ही रहेगा। 1200 mld है शहर का, 1200 mld ही रहेगा। क्लियर है मेरा बात? हाँ, तुम कम भेजो, ये हो सकता है अगले साल फिर वोट नहीं मिलेगा। ज्यादा आप भेजोगे नहीं, तो डिस्चार्ज ऑफ सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल में नहीं है। सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया आपके कंट्रोल में है? सरफेस एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं ना, आप ही ने तो बनाया। आप नदी की कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं कर सकते, आप पॉपुलेशन और उनका पर कैपिटा डिमांड कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु आपका कंस्ट्रक्शन तो आपके हाथ में, सरफेस एरिया आपके हाथ में, टैंक की लेंथ कितनी बनानी है, विड्थ कितनी बनानी है, कितने टैंक्स बनाने हैं, ये सारी बातें आपके हाथ में, डिजाइनर के हाथ में।
तो आप सरफेस एरिया कंट्रोल कर सकते हो। अब सरफेस एरिया कंट्रोल कर सकते हो, मान लो मैंने सरफेस एरिया बहुत ज्यादा दे दिया है ना, सरफेस एरिया ज्यादा दूंगा तो वी नॉट कम हो जाएगा। प्रेम दत्त, बड़े गौर से दोस्त तुमको सुनना, मान लो सरफेस एरिया मैंने ज्यादा दिया, लेंथ लग रही थी 70 मीटर, मैंने दे दी 140 मीटर, विड्थ लग रही थी 20 मीटर, मैंने दे दी 40 मीटर, लंबाई भी ज्यादा दे दी, चौड़ाई भी ज्यादा दे दी, सरफेस एरिया ज्यादा दे दिया, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा सरफेस एरिया दे दिया, बहुत पैसा था मेरे पास, मैंने सरफेस एरिया ज्यादा दे दिया। जब सरफेस एरिया ज्यादा दूंगा तो वी नॉट कम हो जाएगा, वी नॉट कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी 200 क्या मैं 2000% भी कर सकता हूं, एफिशिएंसी 200% क्या मैं 2000% भी कर सकता हूं। हाँ, उसमें नुकसान क्या है, अननेसेसरी ज्यादा सरफेस एरिया देना पड़ेगा, है ना, पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो एफिशिएंसी कैन बी ग्रेटर देन 100। चलो भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब डिजाइन स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ते नहीं है, याद करते, लिखते हैं। वो पढ़ने वाली चीज नहीं है, वो याद करने वाली चीज। डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, sedimentation tanks are designed for maximum daily demand। तो यार क्या ये बात बताने की थी, क्या ये वाली बात बताने की थी यार, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि डैम एनुअल डिमांड से डिजाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैक्सिमम आर्ली डिमांड से डिजाइन होता है ना, वाटर मींस मैक्सिमम डेली डिमांड से डिजाइन होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सारे यूनिट्स मैक्सिमम डेली डिमांड से डिजाइन होते हैं। तो ये अलग से लिखने की जरूरत वैसे नहीं है ना, आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैक्सिमम डेली डिमांड से डिजाइन होता है, पीछे के नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया। लेंथ इज टू विड्थ रेशियो होना चाहिए 3 to 5:1, मतलब लंबाई चौड़ाई से 3 से 5 गुना ज्यादा होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई से 3 से 5 गुना ज्यादा होनी चाहिए सेडिमेंटेशन टैंक की। क्लियर है मेरा बात? मतलब अगर विड्थ 10 मीटर है तो लेंथ 30 मीटर से 50 मीटर के बीच आपको होना चाहिए, लंबाई 3 गुना 5 गुना बड़ी होनी चाहिए चौड़ाई से। ठीक है, इसके बाद जनरली लेंथ क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा जनरली लेंथ कितनी होनी चाहिए? जनरली लेंथ आप सेडिमेंटेशन टैंक की ले सकते हैं 75 मीटर सबसे आइडियल लेंथ होती है, 75 मीटर सबसे आइडियल लेंथ होती है ना। लेंथ आप ले सकते हैं 30 से 100 मीटर के बीच, 75 इज 70 to 75 मीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजाइनिंग। पर आप लेंथ कितना ले सकते हैं? 30 से 100 मीटर के बीच में ले सकते हैं, 30 से 100 मीटर के बीच में ले सकते हैं। विड्थ का बात करें 10 मीटर से विड्थ कितनी ले सकते हो आप? 20 मीटर के बीच में। ठीक है, 10 मीटर से 20 मीटर के बीच आप विड्थ ले सकते हो। हाइट की बात करें 4 से 6 मीटर आप हाइट ले सकते हो, जिसमें आप फ्री बोर्ड दीजिए विद फ्री बोर्ड ऑफ 0.3 मीटर, 0.3 मीटर्स। फ्री बोर्ड समझते हैं आप लोग कि भाई एकदम टॉप तक तो सेडिमेंटेशन टैंक को भरेंगे नहीं, ऊपर फ्री बोर्ड छोड़ेंगे। ठीक है, ये 2.5 to 5 मीटर्स। ठीक है, जनरली 3 मीटर इज स्टेटर। हाइट कितनी लेते हैं जनरली? 3 मीटर लेते हैं। फ्री बोर्ड 0.3 मीटर। इसके बाद हाँ, अगर सर्कुलर टैंक है, इन केस ऑफ सर्कुलर टैंक, अगर सर्कुलर टैंक यानी कि क्लैरिफायर है, अगर आप एक सर्कुलर टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं
क्लैरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में डायामीटर 60 मीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। डाया शुड नॉट एक्सीड 60 मीटर, डाया शुड बी लेस देन 60 मीटर, है ना। जनरली 20 से 40 मीटर को ले लिया जाता है, जनरली 20 to 40 मीटर is used, adopted। अगर सर्कुलर टैंक है, डायामीटर 60 मीटर के, 60 क्या, मैं तो बोलूंगा 55 मीटर WS बोलता। अच्छा समझना भाई, सिर्फ सबका ध्यान मेरी तरफ हो। कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, फिर वो ओवरहेड टैंक हो, है ना, या फिर बंकर हो, साइलो हो, कोई भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जो किसी मटेरियल को अंडर स्टोर कर रहा है ना, अनाज को स्टोर कर रहा है, कोयला स्टोर कर रहा है, पानी स्टोर कर रहा है, कभी भी अगर वो सर्कुलर है उसका डाया 55 मीटर के ऊपर मत लो, है ना। 60 तो खुशी से बोल रहे हैं, कायदे से 55 होना चाहिए, 55 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही 55 मीटर से ज्यादा होता है ना, तब अच्छा इन पे कौन सा स्ट्रेस लगता है, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इन पे हूप स्ट्रेस लगता है। आउटर सेंटर से बाहर की तरफ इन पे हूप स्ट्रेस लगता है, इनको फोड़ने का कोशिश करता है। जो भी अनाज या पानी अंदर है वो इनको बाहर की तरफ धक्का लगाता है कि ये धक्का खाए और वो फैल जाए पानी। क्लियर है मेरा बात? हूप स्ट्रेस बोलते हैं उसको। तो WSM रिस्ट्रिक्ट करता है कि 55 मीटर के ऊपर आपकी थिकनेस काफी ज्यादा आपको देनी पड़ जाएगी, अनइकोनॉमिकल थिकनेस होने लगेगी, तो कभी भी आप डायमीटर 55 मीटर के ऊपर ना लें, है ना। अच्छा अब बात करते हैं डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम होता है 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 hours for plain sedimentation, यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, और यही होता है 2 से 2.5 घंटे, 2 to 2.5 hours for sedimentation aided with coagulation and flocculation, aided with coagulation plus flocculation। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है भाई, इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं। अच्छा अभी अपन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पढ़े, अगला टॉपिक हम कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन पढ़ेंगे, उसमें सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आएगा। अगर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन हुआ है, तुमने कोई केमिकल नहीं मिलाया, डिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए? 3 से 4 घंटे। और अगर उसमें आपने एलम मिलाया है, कोएगुलेशन किया है, जो आगे अपन करेंगे अगले टॉपिक पे, फ्लोकुलेशन किया है, पानी को मिक्स किया है, तो 2 से 2.5 घंटे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम होता है। डिजाइन स्पेसिफिकेशंस और बाकी है, इतना नोट करिए पहले। Clarifier is nothing but a circular sedimentation tank। पवन राठौर, सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज रिमूवल है ना, स्लज रिमूवल आप पंप का थ्रू या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे कि स्लज रिमूवल आप पंप्स का थ्रू कर सकते हैं, किसी मैकेनिकल स्लज और क्लीनिंग यूनिट के थ्रू भी आप उसको अचीव कर सकते हैं। डिजाइनिंग सीवेज वाले में भी यही होगी। हाँ जी बिल्कुल, दोनों सेडिमेंटेशन टैंक का मोर और लेस सेम डेटा है, एकदम सेम पकड़ो आप तो। यहां पे एक और नोट लिख लीजिएगा, डेप्थ डज नॉट अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ टैंक, अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ टैंक। डेप्थ एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। जल्दी नोट करिए, एक पॉइंट बस बचा है, उसको लिख लेंगे, that is your surface overflow rate।
नोट किया आप लोगों ने? अब एक आखिरी पॉइंट बचा है, वो भी लिख लेते भाई। सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट V नॉट है ना, सरफेस ओवरफ्लो रेट V नॉट। भाई V नॉट की यूनिट क्या होगी, कौन बताएगा? व्हाट विल बी यूनिट फॉर V नॉट? क्या V नॉट की स्टैंडर्ड यूनिट कौन बताएगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या स्टैंडर्ड यूनिट आपकी V नॉट की मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए क्या? नहीं, वो क्या होनी चाहिए? 12,000 से 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना। यही मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट जरूर कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड यूनिट फॉर सरफेस ओवरफ्लो रेट इज लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। यही मीटर पर सेकंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये किसके लिए है भाई? ये वाला डेटा ये है प्राइमरी सेडिमेंटेशन के लिए, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए है ये वाला डेटा, यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, पीएसटी के लिए। वो ही इट इज 24,000 to 30,000, 24,000 से 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये है कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन के बाद, फॉर सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन प्लस फ्लॉकुलेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। ठीक है भाई, नोट करिए, ये पूरा डेटा आपको याद हो जाना चाहिए, ये पूरा डेटा आपको याद हो जाना चाहिए। डायरेक्टली आपको आ जाता है, कई बार आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है। अच्छा, एक और बच गया है डेटा, है ना? ठीक है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ चुके हैं कि व्हाट इज डिटेंशन टाइम फॉर सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन। आंसर क्या है? 2 से 2.5 घंटे। किसको पता होगा? जिसने याद किया। जिसने याद नहीं किया, गेम खत्म। एक और बचा है, दैट इज फ्लो थ्रू वेलोसिटी, है ना? जो अपन ने क्वेश्चन में लिया था वही है। फ्लो थ्रू वेलोसिटी VH, फ्लो थ्रू वेलोसिटी VH ये होती है 0.3 मीटर पर मिनट, 0.3 मीटर पर मिनट के आसपास, 0.3 मीटर पर मिनट के आसपास आपकी फ्लो थ्रू वेलोसिटी होनी चाहिए दोस्तों। नोट कर, काजल ये वही तो लिखा है ना, 0.3 मीटर पर मिनट के आसपास होनी चाहिए, है ना? should not exceed it, should not exceed 0.3 मीटर पर मिनट। इससे थोड़ी कम चल जाएगी पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए आपकी फ्लो वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट की हो, इससे थोड़ा कम चल जाएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 30 सेंटीमीटर पर मिनट, 0.3 मीटर मतलब 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की स्केल सबने देखी होगी भाई, 30 सेंटीमीटर की स्केल इतनी सी होती है, आप सबने देखा। पानी कितना धीरे चल रहा है इसको समझने का प्रयास करिएगा, पानी कितना धीरे चल रहा है इसको समझने का प्रयास करिएगा। 30 सेंटीमीटर चलने में उसको 1 मिनट लगेगा, इतना सा चलने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट, मतलब पानी बहुत धीरे धीरे जा रहा है। 30 सेंटीमीटर पर मिनट, इतना सा चलने में उसको 1 मिनट लगना चाहिए। ये मैक्सिमम है, इससे कम हो जाएगा फिर भी चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है भाई, तो ये डिजाइन स्पेसिफिकेशंस थे आपके सेडिमेंटेशन टैंक के, जिनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। डायरेक्ट आपको इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कई दफा। Now we'll start with coagulation flocculation. Now we'll start with sedimentation aided with coagulation and flocculation. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा अपन को, अगला टॉपिक चालू करने के पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। विल मीट बैक एट 10 o'clock गाइस। 10 बजे वापस मिलेंगे, पर उसमें दिक्कत क्या होगी, फिर 12:30 तक पढ़ना भारी ना पड़े। ठीक है, कोशिश करेंगे नहीं पड़ेगा भारी।
ठीक है, या अभी 9 मिनट का ले लो, फिर बीच में 5 मिनट का एक और ले लेंगे। अभी आप लोग वापस आ जाइए 55 तक, 9 मिनट का 8 मिनट का ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक है, 2 ब्रेक ले लेंगे। अभी ब्रेक क्यों लेना, ताकि अगला टॉपिक अपन फ्रेश माइंड से चालू करें। ठीक है, 55 पे वापस मिलेंगे, 8 मिनट का ब्रेक है, बस छोटा ब्रेक।